हेलो एवरीवन, आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से राम राम। और आपकी आने वाली जो सीईटी की जो परीक्षाएं हैं, जो आप सभी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के सीईटी एग्जामिनेशन को, तो आप सभी को पता है कि आपके निशा मैम यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आती है सीईटी का पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज, जिसके माध्यम से हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सीईटी एग्जामिनेशन, चाहे आप 10+2 सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल आपका यहाँ पे रहने वाला है। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरे क्वेश्चन का जो 360 डिग्री एंगल से जितना आपके यहाँ पे फैक्ट बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी का आज के सीरीज के अंदर हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। और आज की जो क्लास रहने वाली है, ये आज की क्लास हमारी जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित रहेगी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स है उससे रिलेटेड। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम हमारी जो टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम करते जाएंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे के पूरे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझेंगे किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये सीरीज आपके सभी टॉपिक्स को कवर करवाती चलेगी, तो इस सीरीज के माध्यम से आप मेरे साथ बने रहिए। और अपने सीईटी का जो एक लक्ष्य है, सीईटी के माध्यम, सीईटी को क्रॉस करके, सीईटी को पास करके राजस्थान के अंदर एक जो गवर्नमेंट अधिकारी बनने का जो आपका सपना है, गवर्नमेंट जॉब लगने का सपना है, इसे साकार करने में आपका दिव्य दृष्टि क्लासेज है जो आपके साथ बना हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इसे हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप सबको पता है कि जो मूल अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उससे रिलेटेड ये क्लास है। तो आज की क्लास का फर्स्ट हमारा टॉपिक क्वेश्चन रहने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3), जो अनुच्छेद है आपका 20(3 जो है, वो आपका अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा। क्या अधिकार आपको उपलब्ध होगा? ऑप्शन ए है केवल गैर नागरिकों को, ऑप्शन बी है किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन सी है केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों को, या ऑप्शन डी है केवल नागरिकों को। आपको ये बताना है कि आपका जो आर्टिकल 20(3) है उसके माध्यम से जो आपको ये अधिकार है, वो आर्टिकल 20(3) जो फंडामेंटल राइट है, ये अधिकार किस किस को यहाँ पे जो है मिलने वाला है। और अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन है, क्वेश्चंस आपको इसी तरह के यहाँ पे मिलेंगे, कंफ्यूज भी करेंगे बहुत ज्यादा, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो आपका जो आर्टिकल 20 रहता है वो क्या होता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। जो आर्टिकल 20 होता है हमारा, आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के रूप में क्या होता है? आपको यहाँ पे संरक्षण प्रदान करता है। दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण आपको जो है प्रदान करता है। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 20 के अंदर आपके 3 सब आर्टिकल्स देखे जाते हैं, सब क्लॉजेस इसके देखे जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके 3 सब क्लॉजेस कौन कौन से होंगे इस बारे में अगर हम देखें तो आर्टिकल 20 एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ पे आर्टिकल 20(2) देखा जाएगा, और आपका आर्टिकल है 20(3). और अगर हम बात करें तो ये तीनों ही आर्टिकल क्या है? ये तीनों ही आर्टिकल कैसे रहेंगे? किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है यहाँ पे जरूरी है। तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि चाहे वो व्यक्ति जो है विदेशी हो, चाहे क्या हो, भारत का नागरिक हो। मतलब जो आर्टिकल 20 है उसमें सीधा सीधा क्या लिखा गया है? उसमें सीधा सीधा ये लिखा गया है, अगर हम देखें तो क्या है, ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि राज्य, नागरिक और किसी भी व्यक्ति को क्या है यहाँ पे अपराधों के संबंध में जो दोष सिद्धि है उससे संरक्षण यहाँ पे प्रदान करता है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 20 के बारे में बात करिए तो ये क्या है? सभी नागरिक, सभी व्यक्तियों के लिए है। ये क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे अपराध किसी नागरिक ने किया हो या किसी विदेशी व्यक्ति ने किया हो, तो ये क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन जो है ये बी आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20(1), 20(2) और 20(3) क्या है। देखो 20(1) की बात करें तो ये क्या है? ये भूतलक्षी है। ये क्या है? भूतलक्षी सिद्धांत की बात करता है, भूतलक्षी सिद्धांत। और अगर हम बात करें 20(2) तो ये क्या करता है? ये हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल जियोपार्डी है, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ से कि हम इसको कहेंगे दोहरे जोखिम का या सिद्धांत, जो दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत है, क्या कहेंगे? दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत, दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत, दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत इसे कहा जाएगा। और अगर हम 20(3) की बात करें तो 20(3) किससे संबंधित है? 20(3) आपका यहाँ पे आत्म अभिशंसन का सिद्धांत है। क्या कहा जाता है इसे? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। क्या कहा जाएगा? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत।
ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो इन तीनों का मतलब क्या है बेटा जी, यहाँ पे देखो आपका जो 20-1 रहता है भूत लक्षी सिद्धांत जिसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आज क्या किया गवर्नमेंट ने, कोई नया रूल बना दिया आज के दिन, लेकिन मान लो उससे पहले भी क्या है, वो जो रूल था उसमें आज के रूल के अकॉर्डिंग अगर जो है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो तो उस वजह से क्या हो सकता है आपको। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया 1995 के अंदर, एक जो 1996 के अंदर मान लो कि अफीम की जो खेती है उसे क्या कर दिया वहां पे, उसे कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दी कि अब कोई कानून जो अफीम जो है उसकी खेती नहीं कर सकता 1996 में। तो अब अगर 1996 के जिस दिन ये रिजल्ट आया था, जब कोर्ट है उसने ये बात कही थी, तो उसके बाद में क्या होगा, जो भी अफीम की खेती करेगा उसके खिलाफ क्या होगा, लीगल एक्शन होगा। लेकिन मान लो कोई किसान है जिसने 1995 के अंदर क्या किया था, अफीम की खेती की थी, तो अब बताओ जो आज जो वहां पे जो परिणाम आया था कोर्ट का, क्या उस हिसाब से 1995 में जब उसने वहां पे अफीम की खेती की थी, तो क्या उस पे अब जो है ये जो केस है उसके माध्यम से क्या जो उसका रिजल्ट था क्या उस पे लागू होगा? जो आज कोर्ट ने यहाँ पे जो चीज फैसला सुनाया कि जो लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्या अब लीगल एक्शन उस 1995 वाली खेती के ऊपर लिया जाएगा? तो नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भूत लक्ष्य यहाँ सिद्धांत लागू होगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपकी दोषी है उसको किसी कार्य के लिए दोषी ठहराकर क्या है, दंड नहीं दिया जा सकता। इससे क्या है, व्यक्ति को तभी दोष जो है उसका तभी दंड दिया जा सकता है जब उसने वो लागू होने के बाद, जो रिजल्ट है, जो आपका फैसला है, वो लागू होने के बाद में क्या किया हो, उस कार्य को किया हो। उससे पहले उसने जो भी किया हो उसके आधार पे क्या है, यहाँ पे उसे दंडित नहीं किया जा सकता। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो भूत लक्ष्य सिद्धांत क्या है, आर्टिकल 20(1) जो है इससे संबंधित है कि जिस दिन आपका यहाँ पे फैसला आया था, जिस दिन ये कानून लागू हुआ, उसके बाद अगर आप उस कानून को तोड़ते हो तो क्या होगा, आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन उस फैसला आने से पहले अगर आपने कभी कानून तोड़ा होगा तो क्या है, उसके आधार पर आपको, आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है। आगे है आपका दोहरे जोखिम का सिद्धांत क्या होता है। अगर हम देखें आर्टिकल 20(2), तो दोहरे जोखिम का सिद्धांत का अर्थ ये है कि आर्टिकल 20(2) के तहत क्या है, आपको क्या है, अगर मान लो आज आपने किसी का मर्डर किया है और क्या है आपका ट्रायल चल रहा है उसका, और अगर इसी बीच में आपने वापस क्या कर दिया, एक और मर्डर कर दिया, तो मतलब आपका क्या है, जो आपने गलत काम किया था, जो आपने अपराध किया था, क्राइम किया था, उसका लेवल क्या है, एक जैसा ही है, बिल्कुल सेम ही काम किया आपने। तो आपको क्या है, एक जो आपने क्राइम किया है, एक अगर जो आपने क्राइम किया है तो उसका एक ही आपको क्या मिलेगा, दंड। आपको दो दो बार दंड नहीं मिल सकता है। तो ये बात किस में कही गई है, ये बात आर्टिकल 20(2) में कही गई है कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक से अधिक बार यहाँ पे दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए क्या है, एक ही सजा आपको होगी। ऐसा नहीं कि आपको एक, अब जो आपने पहला मर्डर किया था उसके लिए तो आपको क्या मिल गई यहाँ पे, फांसी की सजा, और दूसरे मर्डर के लिए आपको मिल गया यहाँ पे जीवन भर का कारावास। तो ऐसा नहीं हो सकता है। फांसी की सजा या फिर कारावास, उसमें से क्या है, मतलब एक दंड, एक अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है आर्टिकल 20(2) के अंदर। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20(3) जिसके बारे में हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा था। अगर हम देखें तो आर्टिकल 20(3) क्या होता है, 20(3) के अंदर देखो ये है कि जब आप किसी आरोपी को क्या है, खुद के खिलाफ क्या कर सकते हैं, हम सबूत देने के लिए नहीं कह सकते हैं। मतलब कोई जो आरोपी रहेगा उसको क्या है, हम खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं कहेंगे। तो आत्म अभिशंसन का सिद्धांत है ये, कि ऐसा नहीं हो कि आप कस्टडी के अंदर किसी को मार पीट के उससे उगलवा रहे हो कि हाँ आपने ये अपराध किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुद के खिलाफ क्या है, आप सबूत नहीं दे सकते हो। ये बात किस में लिखी गई है, आर्टिकल 20(3) में लिखी गई है। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम आर्टिकल 20(3) की बात करें तो 20(3) में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सैलवीवाद हुआ है। सैलवीवाद हुआ है 2002 के अंदर, और इसमें क्या लिखा गया, इस सैलवीवाद में ये कहा गया है आपको कि आपका जो यहाँ से देखा जाता है कि जो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स मतलब आप ये देखो कि जो आपका ये आत्म अभिशंसन का सिद्धांत है ना, इसमें क्या होगा, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो सैलवीवाद हुआ है आपका 2010 के अंदर है, ये सॉरी ये कब है आपका 2010 के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। तो 2010 में एक सैलवीवाद हुआ है। इसमें क्या कहा गया कि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो आपका यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि आपके नारकोटिक्स है या जो ब्रेन मैपिंग है, आपने देखा होगा कि किस तरह से सच उगलवाते हैं, या फिर जैसे कि इस तरह की जो टेक्निक्स के माध्यम से क्या होता है, जो आरोपी होता है वो क्या करता है, सच बोलता है।
तो वो सब चीजें क्या है जो आत्म अभिशंसन उनको माना जाएगा। और इसके साथ क्या है उनका जो दो इन्वेस्टिगेशन उस खुद के आधार पर, खुद के सबूतों के आधार पर, क्या अगर व्यक्ति ने जो आरोपी है उसने खुद ने अगर जो अपने आरोपों को कबूला है तो उसको इन्वेस्टिगेशन का आधार जो है वो नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही क्या है, लेकिन एक आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका डीएनए है, जो डीएनए का आपको कहा जाता है, जो डीएनए का जांच होती है वो क्या है आपकी, वो सेल विवाद में नहीं इसको अपनाया गया है, तो डीएनए के आधार पर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जैसा आपको पता है कि आरोपी का डीएनए तो खुद का ही है, लेकिन उसकी पूरी जांच होती है, इस वजह से क्या है डीएनए को यहाँ पे एज ए साक्ष्य, एज ए इन्वेस्टिगेट जो प्रूफ है उसको माना जा सकता है। तो आर्टिकल 20(3) आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, किसी भी व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 20(3) के आधार पर आत्म अभिशंसन का सिद्धांत लगाया जाएगा, यहाँ पे इसे आरोपित किया जाएगा, तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वे समस्त विधियां जो मूल अधिकार से असंगत है, संविधान के लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाती है किंतु मृत नहीं होती, और वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है और सुषुप्तावस्था में रहती है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है, आपको यहाँ से बताना है। अगर हम देखिए तो ऑप्शन ए है यहाँ पे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है ग्रहण का सिद्धांत, सी है यहाँ पे सार तत्व का सिद्धांत, या डी है यहाँ पे प्रसाद का सिद्धांत। तो आप मुझे ये क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी स्टूडेंट्स देखिए और मुझे बताइए कि आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। इस बारे में आप यहाँ से सोचिए, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपके सीईटी के अंदर जैसे आपको सबको पता है 40% की अब काफी ये जो क्राइटेरिया है इसे भी लागू कर दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं ऐसा ही आने वाला है। क्वेश्चन जिस तरह से अभी आरपीएससी आरएसएसएमबी ने चेंज कर दिया है पैटर्न, तो उस हिसाब से बहुत अच्छे स्तर के आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर जो है ये क्या रहने वाला है। देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन का, तो देखो वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों से क्या है असंगत है और संविधान लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाती है किंतु मृत नहीं होती, वे केवल क्या है मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है। जैसे मान लीजिए संविधान के लागू होने से पहले क्या हुआ था, संविधान के लागू होने से पहले भी कुछ विधियां थी, उसके बाद क्या है मूल अधिकार वहां पे संविधान के माध्यम से क्या है हमारे सामने मूल अधिकार देखे गए। अब मान लो जो विधियां जो ऑलरेडी लागू थी वो क्या है मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे क्या हो जाती है असंगत हो जाती है, उनके खिलाफ बात कहती है। तो क्या होगा यहाँ पे जब वो असंगत हो जाती है ना, तो उस क्या होगा जैसे ही वो मूल अधिकारों से असंगत हुई तो वैसे ही क्या है उनका जो प्रभाव था जो संविधान से पहले की, संविधान निर्माण से पहले की जो विधियां थी, जब वो मूल अधिकारों से असंगत हो जाती है तो क्या होगा जो आपकी विधियां थी वो क्या हो जाती है प्रभावहीन हो जाती है, लेकिन वो वहां से जो मृत नहीं होती है, मतलब वो बिल्कुल खत्म नहीं होती है, लेकिन मान लो हो सकता है कि आगे जाके वो क्या करे मूल अधिकार चेंज हो जाए और वो क्या है वो विधियां फिर से क्या आ जाए सामने आ जाए, तो क्या है उनका प्रभाव जो कम हो गया था, प्रभावहीन जो हो गई थी, अब क्या होगा वो सेम टू सेम वैसी की वैसी स्थिति में आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे यहाँ से हम कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। क्या कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत, मतलब जैसे जैसे मान लो जो हमारा सूर्य है उसके ऊपर हमने देखा होगा, आपने कभी सुना भी होगा कि सूर्य ग्रहण आ जाता है, तो कोई और जो यहाँ पे हम कहें कोई और जो ग्रह है वो क्या है सूर्य के सामने आएगा, तो आप बताओ सूर्य का जो प्रभाव है, जो उसकी तेज है, उसका जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, वो तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि सूर्य खत्म हो गया बिल्कुल, तो नहीं। तो ऐसा ही क्या होता है कि जब संविधान के पहले की कोई विधि थी, जब संविधान निर्माण से क्या है, संविधान निर्माण से पहले की कोई विधि है, संविधान निर्माण से पहले की अगर कोई विधि है, पहले की विधि, और अगर मान लो उस विधि में क्या हुआ है वो विधि अब क्या हो जाती है, कोई विधि थी संविधान निर्माण से पहले की और अब क्या आ गए हैं मूल अधिकार आ गए हैं, तो मूल अधिकार कुछ और बात करते हैं, ये कुछ और बात करते हैं, और मान लो मूल अधिकार और उसके बीच में क्या है विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ये जो विधि थी ना ये क्या हो जाएगी एक बार के लिए छुप जाएगी। ये क्या है विधि, जो ये विधि थी अब क्या हो जाएगी एक बार के लिए छुप जाएगी, और इस विधि के छुपने से क्या हो जाएगा इसका प्रभाव कम हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगी, लेकिन ये विधि कभी खत्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है कल मूल अधिकार के अंदर कुछ चेंज आ जाए और ये क्या हो जिनका जो विरोधी बातें थी अब वो दोनों क्या है एक दूसरे से यहाँ पे संगत बातें करने लग जाए, एक जैसी बातें करने लग जाए, तो क्या होगा ये विधि क्या होगी फिर से प्रभाव में आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं हम ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत। अब एक बात और करते हैं हम यहाँ से, पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या होता है।
पृथक्करणीयता के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई विधि है, वो भी क्या है, संविधान से मान लो पहले की विधि है या फिर संविधान के बाद में कोई विधि बनाई गई है, उसमें क्या होगा, पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अंदर ये विधि क्या करेगी, यहाँ पे मान लीजिए इस विधि के माध्यम से कोई एक क्या है, मान लो पूरा का पूरा आर्टिकल था, उसमें क्या है कुछ वहां पे पॉइंट्स थे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट था, ये क्या है, आपके मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, विरोधी बात करता है। तो सिर्फ जब अगर ये पॉइंट विरोधी बात करता है, तो क्या ये वाला पॉइंट भी, जो ये पूरी की पूरी विधि थी, ये पूरा का पूरा कानून, क्या पूरा का पूरा कानून यहाँ पे निरस्त करना पड़ेगा? नहीं। मतलब पृथक्करणीयता का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने चाय बनाई, चाय के अंदर आपने अदरक डाली, आपने चाय पत्ती डाली, फिर आप क्या करते हो, जब आपको चाय पीनी होती है तो आप उसे छानते हो। छानने का मतलब क्या है कि जो चाय था, वो जो आपको चाय पीनी है, जो लिक्विड है, वो तो क्या आ गया, आपके कप के अंदर आ गया, लेकिन जो दूसरा मटेरियल था, अदरक थी, उसके अंदर चाय थी, वो क्या है, उस छननी में छन के सामने आ गई है। तो क्या आपको, जब आपके पास में छननी से आपने छाना, तो क्या आपने जो चाय थी उसको पूरे को निकाल के फेंका थोड़ी है, आपने क्या कर लिया, उनको पृथक पृथक कर लिया। आपने जो लिक्विड चाय पीनी थी, आपने उसको पृथक किया, आपने जो एक्स्ट्रा मटेरियल था उसका, अदरक वगैरह जो सब था, वो आपका अलग हो गया। अब क्या है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये भी क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई पूरी की पूरी विधि है, पूरा का पूरा कानून है, अगर वो असंगत होता है, तो जो पार्ट असंगत है, सिर्फ क्या करा जाएगा, उसको पृथक कर लिया जाएगा, और बाकी का पार्ट जो उस विधि से, मूल अधिकारों से संगत होता है, उसके साथ में उसका सही जो बेस्ट चीज है, अगर वो बैठती है, तो क्या है, इसको तो क्या है, रखा जाएगा, और इस जो ये अपृथक था, जो ये विरोधी पार्ट था, उसको क्या किया जाएगा, यहाँ से उसको पृथक करके क्या किया जाएगा, उसको असंगत बनाया जाएगा, और साथ में क्या होगा, ये प्रभावहीन हो जाएगा, मतलब इसका प्रभाव नहीं रहेगा, और जो बाकी पार्ट था उसको एज इट इज वहां पे संविधान में यूज किया जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये बात क्या है, यहाँ से ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको यहाँ से दोनों चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किया गया था? आपको ये बताना है। आपका अनुच्छेद 15(5), 15(4), 15(2) या 15(3), बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। यहां से इसका आंसर क्या रहने वाला है? आपके जो यहाँ पे संविधान संशोधन है 1951 वाला, इसका यहाँ पे क्या आंसर रहेगा कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आपका जोड़ा गया है? कौन सा आर्टिकल आपका यहाँ पे जोड़ा गया है, आपको ये बताना है। देखिए, अगर हम बात करें इस बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका क्या हुआ था 1951 के अंदर, एक चंपाकम दोई राजन केस हुआ है। क्या हुआ है? चंपाकम दोई राजन केस। और इस केस में क्या हुआ, दोई राजन केस हुआ है एक, और इस केस के माध्यम से क्या हुआ, इस केस के माध्यम से ये कहा गया कि आपको SC ST और जो OBC है, उस आधार पे क्या है, सॉरी, जिसको कैंसिल करते हैं, SC ST और जो आपके OBC जो आपके वर्ग हैं, उनके माध्यम से क्या है, जो शिक्षण संस्थानों में जो रिजर्वेशन है, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए यहाँ पे क्या है, जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो नहीं दिया जाएगा। किसने कहा? यहाँ पे चंपाकम दोई राजन केस ने कहा। ठीक है, तो इस केस को यहाँ पे उलटते हुए आपके यहाँ पे क्या हुआ, 1951 के अंदर एक संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पे कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? अगर हम देखें तो आर्टिकल आपका 15(4) यहाँ जोड़ा जाता है, आर्टिकल 15(4), और इसमें क्या कहा जाता है, ये आर्टिकल आपका SC ST और जो OBC है उनमें क्या है, जो शिक्षण संस्थान है, और शिक्षण संस्थान की बात करें, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, कौन से हैं? सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश में क्या है, सरकारी शिक्षण संस्थान के लिए प्रवेश में क्या करता है, यहाँ पे आरक्षण प्रदान करता है। तो आपको ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है, शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए यहाँ पे क्या करता है, आरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? आरक्षण प्रदान करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम देखें यहाँ से आर्टिकल हमारा नेक्स्ट, अगर देखिए 15(5) की बात करें, तो ये क्या करता है, 15(5) सबसे पहले तो कौन सा हुआ, ये 15(5) की बात करें तो आपका
क्या है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया ये आपका। कौन सा आया है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था, 2005 में आया है। और ये 15/5 पे क्या करता है, ये भी आपका SC ST और OBC को ये भी क्या करता है, शिक्षण संस्थान में प्रवेश देता है। लेकिन कौन से शिक्षण संस्थानों में, आपके निजी शिक्षण संस्थानों में। कहाँ पे, निजी शिक्षण संस्थानों में क्या करता है, प्रवेश की बात ये करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से, निजी शिक्षण संस्थान, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो सरकारी जो आपकी कॉलेजेस है, सरकारी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें क्या होगा, SC ST OBC के लिए क्या होगा, सरकारी के अंदर क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन है उनमें एडमिशन के लिए। और 15/5 कौन सा है आपका, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 क्या करेगा, आपको यहाँ पे SC ST OBC में निजी शिक्षण संस्थान, जो आपके यहाँ पे जैसे हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी क्या होगा, आप यहाँ से स्कूल्स के अंदर भी क्या कर सकते हो, एज ए रिजर्वेशन के माध्यम से क्या है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें किसने कही, आपके आर्टिकल 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के अंदर हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। और इसके अगर साथ ही देखिए तो 15/3 किससे संबंधित है आपका, 15/3 है आपका महिला और बच्चों के संरक्षण से संबंधित, महिला व बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से ये संबंधित आपका रहने वाला है। और आपका अगर हम देखें तो 15/2 किससे संबंधित है, आर्टिकल 15/2 के अंदर जितने भी आपके क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो लिंग के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर, और आपकी जाति जो है उसके आधार पे, नस्ल के आधार पे क्या है, आपके साथ आप कहाँ भेदभाव नहीं कर सकते हो, सार्वजनिक संस्थानों पे। सार्वजनिक जो संस्थान है, अगर हम देखें तो जो होटल्स वगैरह है, या फिर इस तरह की जगह, यहाँ पे कुएं वगैरह है, मंदिर नहीं लिखा गया है। एक चीज ये ध्यान रखना है, सार्वजनिक संस्थानों में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके साथ में भेदभाव यहाँ नहीं होगा। मतलब ऐसा ना हो कि जो सार्वजनिक संस्थान है वहाँ पे जाति, धर्म, इनके सबके नस्ल, आपके नस्ल, जन्म स्थल के आधार पे क्या किया जाए, यहाँ पे जो आपके साथ में भेदभाव किया जाए। तो ये स्थिति यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो 15/2 आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है। तो आपको ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है, आपको ये बताना है। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय है। तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15/2, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15(2) का आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15(2) देखिए, इसमें क्या है कि आपका जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और स्थान, देखो आपको क्या है, ये सबके सब यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। देखो आपको याद क्या क्या करना है, अगर हम देखें तो आप देखो इसको ऐसे याद कर लो, R² प्लस BP प्लस S और C, ऐसे याद करो इसे। इसे क्या देखोगे, R² का मतलब हो गया आपका रिलीजियन, रिलीजन, और साथ में ही क्या हो गया यहाँ पे रेस, रेस का मतलब होता है नस्ल। बी से क्या हो गया यहाँ पे, अगर हम देखें तो बी से आपका यहाँ पे बी, और पी से क्या मतलब है यहाँ पे बर्थ प्लेस, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जन्म स्थान। और साथ में अगर हम देखें तो एक्स का मतलब हो गया आपका सेक्स, आपका लिंग यहाँ से देखा जाता है। और सी से क्या हो गया है यहाँ पे कास्ट। तो इस आधार पर जो ये पांचों के पांचों आधार है आपका, देखो रिलीजन हो गया, रेस हो गया, ठीक है। रिलीजन का मतलब यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, तो धर्म हो गया आपका, साथ में ही नस्ल, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, जन्म स्थान, लिंग, और कास्ट मतलब जाति। तो इन आधार पे क्या हो सकता है, आपके साथ में कहाँ भेदभाव नहीं होगा। अगर हम देखें तो आपके साथ में जो दुकानें हैं, होटल्स हैं, मनोरंजन स्थल है, या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है, कार्यस्थल है, वहां पे क्या नहीं हो सकता, आपके साथ में भेदभाव नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 15(2) किससे संबंधित है, ये इस चीज से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 15(2) के बारे में।
तो ये क्या है, ये प्राइवेट व्यक्ति का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्राइवेट व्यक्ति का अर्थ ये होता है कि ये क्या करता है, ये राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध है। आपको ध्यान रखना है ये किस किस के विरुद्ध है, ये राज्य भी आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा और साथ में जो नागरिक है ये क्या है, इन दोनों के ही विरुद्ध है। आपको ये ध्यान रखना है, दोनों के विरुद्ध है ये आर्टिकल 15(2), दोनों के विरुद्ध। तो आपको ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि आपको आर्टिकल 15(2) यहाँ समझ आ गया और प्राइवेट व्यक्ति का अर्थ क्या है ये समझ में आ गया होगा कि मतलब राज्य जो है, जो हमारा राज्य का मतलब क्या हो गया, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो समाज के लोग हैं वो क्या करे, जो राज्य का मतलब देखो समाज नहीं हुआ, खैर राज्य का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मान लो आप कहीं पे अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए गए किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर, तो वहां पर क्या है, आपकी जाति के आधार पर, आपके नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, आपका मूल वंश के आधार पर और धर्म के आधार पर क्या है, आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा और साथ में कोई और व्यक्ति भी आपके साथ में क्या है, भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15(2) क्या है, ये नागरिक और राज्य दोनों से ही क्या करता है, दोनों से ही व्यक्तियों को, नागरिकों को यहाँ पे संरक्षण प्रदान करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस मामले में ए.के. गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को अधिप्रभावी कर दिया गया, आपको ये चीज बतानी है। तो ऑप्शन है यहाँ पे केरल राज्य बनाम N.M. थॉमस, बी है यहाँ पे बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ और डी है यहाँ पे रमेश थापर बनाम महाम। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, कि क्वेश्चन का आंसर यहां से क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर यहां से क्या रहने वाला है। देखो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए.के. गोपालन केस जो था वो कब आया था। ए.के. गोपालन जो केस है वो कब आया था, आपको एक तो चीज ये पता होना चाहिए। देखो ए.के. गोपालन केस के बारे अगर हम देखें तो ए.के. गोपालन केस क्या बोलता है, देखो ए.के. गोपालन केस, ये केस क्या बोलता है आपको, सबसे पहले देखो 1951 में ये केस हुआ है और ये केस बोलता है कि जो आपके मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार वो क्या है, अलग अलग है। मूल अधिकार क्या है, अलग अलग है। सभी मूल अधिकार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसी एक मूल अधिकार का संबंध किसी दूसरे मूल अधिकार से नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या है आपका यहाँ पे आता है मेनका गांधी केस आता है, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में क्या होता है, मेनका गांधी क्या हो रही है, विदेश जा रही है और उसको क्या है, विदेश जाने से रोका जाता है किसी कारणवश। तो यहाँ पे क्या है, मेनका गांधी केस भारत संघ, यहाँ पे क्या होता है, इसने क्या बोला, एक आपका गोल्डन ट्रायंगल का रूल आया यहाँ पे, क्या आया है, गोल्डन ट्रायंगल रूल। और इस गोल्डन ट्रायंगल रूल के अंदर क्या है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये कहते हैं कि ये जो तीनों आर्टिकल है ना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चाहिए तो ये दोनों होने चाहिए, ये चाहिए तो ये दोनों होना चाहिए। मतलब ये तीनों ही आर्टिकल क्या है, एक दूसरे से संबंधित रहेंगे। इनके तीनों के बिना क्या है, एक दूसरे का काम नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ से ये चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 क्या है, तीनों ही क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, तो ये गोल्डन ट्रायंगल का रूल क्या है आपका, मेनका गांधी केस है। तो इसमें क्या हुआ, बहुमत के निर्णय को अधिप्रभावी कर दिया गया। कैसे, क्योंकि देखो ए.के. गोपालन केस में क्या बोला था कि मूल अधिकार क्या होते हैं, सबके सब अलग अलग होते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। लेकिन आपका यहाँ पे जो मेनका गांधी केस है इसमें क्या बोला, आर्टिकल 14, 19 और 21 क्या है, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल रूल है इसके अंदर। तो ये जब तीनों एक दूसरे से संबंधित है तो ए.के. गोपालन का जो केस था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे उसके फैसले को यहाँ पे अधिप्रभावी कर दिया गया। तो आपको यहाँ से ये चीज ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपका देखो जो ये बेला बनर्जी वाद है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। बेला बनर्जी वाद यहाँ पे किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका यहाँ पे, अगर हम देखें, नहीं पहले इसको पढ़ते हैं हम, केरल राज्य वाला। देखो देखो केरल राज्य वाला जो थॉमस वाद है, इसके बारे में देखें तो ये क्या है, आर्टिकल 16 से संबंधित है। और आर्टिकल 16 के अंदर क्या बात करता है, ये आरक्षण की बात करता है और साथ में ही समानता की बात करता है। मतलब जो नौकरी है उसमें समानता की बात करता है, नौकरियों के अंदर समानता,
इसके बाद कौन करता है आपका यहाँ पे जो केरल बनाम राज्य और MS थॉमस यहाँ पे क्या है जो केस रहने वाला है। और इसके साथ ही देखें तो आपका जो बेला बनर्जी जो बनाम पश्चिम बंगाल राज्य है, ये क्या बात करता है, ये आपका आर्टिकल 31 के अंदर जो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, आप सबको पता है कि अब तो क्या हो गया है, संपत्ति का अधिकार हमारा पहले मूल अधिकार में गिना जाता था, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार क्या करता है, यहाँ पे क्षतिपूर्ति जो होता है, क्षतिपूर्ति उसकी मांग करता है। तो आपको यहाँ से बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल जो राज्य आपका केस रहा है उसके बारे में ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रमेश थापर जो केस है वो क्या है, रमेश थापर केस। रमेश थापर केस आपका आर्टिकल 19(1)(a) से संबंधित है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से क्या बोलता है, ये कहता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता जो है आपका, जो आपका प्रिंट मीडिया है उसकी स्वतंत्रता की ये बात करता है। तो आपको क्या है, ये सब चीजें यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक कहाँ है। ऑप्शन ए है न्यायालय द्वारा विकसित एक सिद्धांत है, बी है भारतीय दंड संहिता में निहित है, सी है भारत के संविधान में निहित है, और डी है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। तो क्या रहेगा इसका आंसर बेटा जी, इसका आंसर क्या रहेगा कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक है। देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था आर्टिकल 20 पढ़ा था, याद आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20(1) के अंदर क्या था, भूतलक्षी सिद्धांत था। मतलब कि जो आपका आज कानून लागू हुआ है, अगर आपने पहले कोई क्राइम किया है तो क्या हो सकता है, आज के अनुसार आपको पहले वाले क्राइम के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आपको कोई दो दंड जो है वो नहीं मिलेगा। अफीम वाली खेती का याद रखना, वो क्या था, भूतलक्षी। आपका दूसरा क्या था, यहाँ पे हमने देखा था दोहरा जो जोखिम है, दोहरा दंड। दोहरा दंड भी क्या है, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ऐसा नहीं कि एक अपराध के लिए दो दंड आपको दिए जाए, तो ये ध्यान रखना है 20(2) के अंदर, ठीक है। और 20(3) के अंदर क्या था, 20(3) के अंदर था आपका आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। क्या था, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, जिसमें क्या कहा हमने, इस सिद्धांत के अंदर हमने ये कहा था आत्म अभिशंसन के सिद्धांत में कि आप खुद के खिलाफ, जो अपराधी है वो खुद के खिलाफ क्या नहीं कर सकता, खुद के खिलाफ यहाँ पे जो प्रूफ्स है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रूफ्स रहते हैं, ये क्या है, आप नहीं दे सकते। लेकिन आपका एक सेल्वीवाद हुआ था, क्या कहते हैं हम इसे, सेल्वीवाद। सेल्वीवाद कब हुआ था, सेल्वीवाद हुआ था आपका 2010 के अंदर, जिसमें क्या कहा, जो आपका नार्कोटिक्स होता है, जो ब्रेन मैपिंग होती है, जो पॉलीमार्फस होता है, ये सब के सब जो ट्रिक्स है क्या कर सकते हो आप, सेल्वीवाद के अंतर्गत कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इस सेल्वीवाद से क्या आया था, सेल्वीवाद से अगर हम देखें इसके बाद में क्या ध्यान रखना है आपको, एक जो आपका डीएनए वाला केस है, डीएनए केस पे ध्यान रखना है आपको, मिसेज एक्स वर्सेस मिस्टर वाई। तो ये केस भी आया आपका, जिसमें क्या है, जो डीएनए है उसको क्या कर सकते हैं हम, सेल्फ प्रूफिंग के लिए, सेल्फ अपराध की प्रूफिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 20(2) किससे संबंधित है, आपका हमको बताना है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंड पे रोक कौन लगा रहा था, अभी अभी हमने देखा। तो ये सब रोक कौन लगा रहा है, हमने अभी अभी इस बारे में बात की। तो भारत के संविधान में क्या है, निहित है। और कौन से आर्टिकल में निहित है, ये आर्टिकल है आपका 20(2). तो आपको ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, कि निम्न में से किस न्यायाधीश ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला वाद, जो सबरीमाला वाद हुआ है के मामले में विसम्मति प्रकट की थी, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो सबरीमाला केस कब आया था, सबसे पहले 2020 के अंदर लगभग आया आपका सबरीमाला केस, और नहीं 2020 नहीं, उससे पहले आया ये। और क्या हुआ है, उसके जो सबरीमाला केस में देखो आप सबको पता है केरल राज्य के अंदर था, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको क्या है, मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हुआ है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस केरल राज्य सबरीमाला
विवाद हुआ है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जज था जिसने क्या किया था, यहाँ पे जो सहमति थी उसके अगेंस्ट में क्या किया था, वोट दिया था। मतलब वो नहीं चाहते थे कि आपकी जो महिलाएं हैं उनको प्रवेश के लिए सहमति मिले, उनका प्रवेश करवाया जाए मंदिर के अंदर। ठीक है, तो हमको बताना है ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति नरीमन, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़। और देखो मैं आपको इतनी अजीब बात है यहाँ पे कि आपकी है यहाँ पे न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस केस का अगेंस्ट में विरोध किया और कहा कि ऐसा जैसा चल रहा है वैसा चलते रहना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपकी जो महिलाएं हैं उनका प्रवेश का जो रोक है वो बरकरार रहनी चाहिए, प्रवेश पर रोक रहनी चाहिए। और जो आपकी और सारे जो थे ना, उन्होंने क्या कहा कि प्रवेश मिलना चाहिए महिलाओं को। तो ऑप्शन सी क्या है, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, इन्होंने क्या किया था, इसके रोक पे क्या करी थी, सहमति बनाए रखी थी। तो इसमें क्या लिखा, मामले में विसम्मति प्रकट की थी, तो किसने की थी यहाँ पे, न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ने की थी, न्यायमूर्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, यह अभी निर्धारित किया गया था, कौन से केस में किया था आपको बताना है। ऑप्शन ए है लक्ष्मीकांत बनाम भारत संघ, बी है तमिलनाडु राज्य बनाम अबू कंवरबाई, सी है हरियाणा राज्य बनाम राजपाल शर्मा और डी है यहाँ से मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। तो आपको इसका आंसर यहाँ से करना है, क्या रहेगा इसका आंसर, मोहिनी जैन बनाम भारत राज्य, क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नहीं, आर्टिकल 21 के बारे में बताइए आप। आर्टिकल 21 के बारे में आपको बताना है। देखो अगर हम आर्टिकल 21 के अंदर बात करें तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें आपको ये बताना है कि जो आपका यहाँ से आपका जो ये मोहिनी जैन बनाम जो कर्नाटक राज्य है, उसके आधार पे क्या कहा गया, तो शिक्षा का अधिकार है ना, वो क्या है, आर्टिकल 21 के तहत क्या होना चाहिए, मूल अधिकार के अंदर शामिल करना चाहिए। और फिर इसे क्या किया गया, इसे मूल अधिकार में शामिल भी किया गया। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो मोहिनी जैन केस कब आया है, आपका 1992 के अंदर आया है। और अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस केस के बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन देखा गया। क्या देखा गया, 86वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या लिखा गया, जो सबसे पहले तो कब होता है, 2002 के अंदर होता है। इसमें क्या लिखा गया, इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया आपका 21 का, और इसमें क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा मिले, इस बारे में क्या किया गया, इस बारे में एक विचार लिखा गया, निशुल्क शिक्षा मिले, इस बारे में एक क्या है, लीगल राइट यहाँ पे बनाया गया, संविधान का मौलिक अधिकार से जोड़ा गया कि 21 के तहत क्या है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिले, निशुल्क शिक्षा मिले। कौन संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन इसे देखा जाता है, और क्या है, 2002 के अंदर आया है। और इस 86वां संविधान संशोधन से क्या किया गया, जो आपका मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य कौन से भाग में है बेटा, जो संविधान के भाग 4 के अंदर है, कौन से भाग में है, 4A के अंदर है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A है, और इसमें क्या है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य। और इसमें क्या लिखा गया कि जो आपके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है, शिक्षा की यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, उनके माता पिता की जिम्मेदारी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्या है, एक आर्टिकल से आपको 4 अलग अलग चीजें यहाँ पे याद करोगे ना, तभी क्या है, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में मजा आएगा, चीजें भी याद होगी और सब चीजें बहुत अच्छे से मैनेज यहाँ पे हो जाएगी, और एग्जाम भी क्रैक जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है। अब देखो ऐसे आपको फंसाएगा, यहाँ पे आपको ऐसे चयन बोर्ड यहाँ पे फंसाएगा कि कौन सा कथन गलत नहीं है। तो गलत नहीं है का मतलब क्या है कि सही है। तो क्या हुआ है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे सही कथन बताना है। ठीक है, कि संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वां संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है,
ऑप्शन 2 है उच्चतम न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण को संवैधानिक बताया, ठीक है, और उक्त फैसला 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया था। तो आपको बताना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या रहेगा इसका आंसर। देखो अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और कब दिया गया था, 2019 के अंदर। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ, 103वां संवैधानिक संशोधन। और इस संशोधन से क्या हुआ, 2 आर्टिकल जोड़े आपके, 15(6) जोड़ा और क्या जोड़ा, 16(6). और इसमें क्या देखा गया, 15(6) के अकॉर्डिंग जो हमारे शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान, और कौन से शिक्षण संस्थान, चाहे वो सरकारी हो और चाहे क्या हो, निजी हो, मतलब प्राइवेट हो, इन दोनों के अंदर ही क्या है, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस होने पे क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर। और अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम देखें 16(6) के बारे में, तो 16(6) क्या बोलता है यहाँ पे, 16(6) बोलता है कि आपकी जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जो आपकी यहाँ पे हम देखें सरकारी नौकरियों में भी क्या मिलेगा, ईडब्ल्यूएस होने पर आपको क्या नाम है, सरकारी नौकरी के लिए भी आपको क्या मिलेगा, आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। तो आपको क्या देखना है, आर्टिकल 16(6) के अंदर क्या नाम है, सरकारी नौकरियों में भी क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्या मिलेगा, सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। आपको ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ठीक है बेटा जी, अब बताओ आंसर क्या होगा इसका। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर हम देखें तो अब इसका आंसर जो है ये क्या होने वाला है। तो ठीक है, देखो ऑप्शन क्या देखा हमने कि आपके संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को क्या है, 103वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ऑप्शन ए क्या रहने वाला है, बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और उच्चतम न्यायालय ने क्या है, जनहित अभियान वर्सेस भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण को क्या माना है, संवैधानिक माना है। और अगर हम देखें तो ये कब हुआ है, ये आपका हुआ है 2022 के अंदर केस। तो इस बारे में क्या है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 13 से संबंधित नहीं रहने वाला है। अगर हम देखें तो क्यों, आपका ऑप्शन देखो, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अद्वितीय जन का सिद्धांत, आभासी विधायन का सिद्धांत और ग्रहण का सिद्धांत। आपको क्या है, इनमें से यहाँ पे जो है आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या रहने वाला है, आपको ये बात जो है बतानी है। क्या रहेगा इसका आंसर। आर्टिकल 13 से संबंधित, आप सबने आर्टिकल 13 पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो आर्टिकल 13 से संबंधित जो है इसका आंसर यहाँ क्या रहने वाला है। अभी अभी मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी भी दी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बताई है, ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है अभी थोड़ी देर पहले। देखो क्या होगा इसका अर्थ, अगर हम देखें तो अगर इसका मीनिंग देखें तो देखो, पृथक्करणीयता का सिद्धांत अभी अभी हमने बात की क्या, कि मान लो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे एक कानून दिया गया है। ये कानून जो है, ये जो लाइन थी इस कानून की, ये क्या थी, आपके जो मूल अधिकार है उससे क्या है, असंगत है, उसका क्या करती है, विरोध करती है, उससे क्या है, असंगत है। तो क्या होगा, सिर्फ इस पार्ट को हटाया जाएगा, नहीं कि बल्कि इस पार्ट को। मतलब जैसे मान लो आप खा रहे हो सेब, सेब का एक पार्ट क्या है, गला हुआ है, और एक आधा पार्ट तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको बीच में से काट के जो गला हुआ पार्ट था उसे तो फेंक देते हैं, और जो सही पार्ट था उसे क्या कर लेते हैं, हम खा लेते हैं। तो ये क्या होता है, आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत है कि आपने क्या कर दिया, पृथक पृथक कर दिया है। जो चीजें, जो आपका जो लाइंस क्या थी, मूल अधिकारों से असंगत थी, तो उसे तो क्या कर लिया आपने,
उसे तो आपने फेंक दिया, उसको क्या कर दिया, प्रभावहीन बना दिया एक बार के लिए। और जो सही पूरे कानून थे वो क्या कर दिया आपने, संगत समझ के उन्हें बिल्कुल सही तरीके से क्या है, संविधान में जोड़कर रख लिए। तो ये क्या था आपका, पृथक्करणता का सिद्धांत। अब हम देखते हैं ये अद्वितीय जन का सिद्धांत क्या होता है, इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर। क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर इसे कहते हैं हम, अद्वितीय जन का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ अभी अभी हमने देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर में क्या है कि कोई भी जो नागरिक है, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति जो है अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता, त्याग नहीं सकता। ये चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो जीवन का अधिकार जो है उसको छोड़ रहा हूँ, या फिर मेरे समानता का अधिकार है इसे मैं त्याग रहा हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं कर सकते हैं, उनको खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर ये हो गया। अब देखिए ग्रहण का सिद्धांत, तो ग्रहण के बारे में अभी अभी हमने कहा था कि क्या हुआ था, जब हमने देखा था कि क्या हुआ था कि जो पुराने आपके कानून हैं, जो आपके क्या थे, पुराने कानून थे आपके संविधान से पहले के, अगर वो क्या है आज के मूल अधिकारों से असंगत होते हैं तो उन अधिकारों को, उन पे क्या लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। एक बार के लिए वो प्रभावहीन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मूल अधिकारों के साथ में संगत होते हैं इन फ्यूचर, तो फिर से क्या है, वो प्रभाव में आ जाते हैं। तो आपको ग्रहण का सिद्धांत यहाँ से ध्यान रखना है। और ये क्या है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला है, जो अनुच्छेद 13 से क्या है, संबंधित नहीं है। तो आभासी विधायन का सिद्धांत क्या है कि जो आपका विधानमंडल है, आपको ये ध्यान रखना है, जो विधानमंडल है आपकी, विधानमंडल अगर मान लो कोई कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है ना, तो वो कार्य अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकती है। तो आपका ये सिद्धांत जो है, आभासी विधायन का सिद्धांत यही बात करता है कि विधानमंडल जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, वो क्या है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं करेगी, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं करेगी। आपको इस चीज का यहाँ से ध्यान रखना है। तो ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 5वें संशोधन अधिनियम से, बी है 4थे संशोधन अधिनियम से, सी है आपका पहले संशोधन अधिनियम से, या डी है आपका दूसरे संशोधन अधिनियम से। आपको ये बात यहाँ से बतानी है। कौन से संशोधन से आपका लोक व्यवस्था जो है, इस शब्द को 19(2) के तहत जोड़ा गया था? कौन सा शब्द है ये? कौन से, ठीक है, संविधान संशोधन से जोड़ा गया था बेटा जी। तो आपका जो यहाँ पे देखा जाता है पहला संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ है आपका 1951 में, उसमें ही क्या है आपका युक्ति युक्त प्रबंधन जोड़े गए यहाँ पे लोक व्यवस्थाओं संबंधित। तो आपका जो आर्टिकल 19 है, आप सबको पता है आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रताएं हैं। क्या है आर्टिकल 19 में? स्वतंत्रताएं, आपकी जो फ्रीडम है। और कितनी फ्रीडम है बेटा जी यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी हम देखें तो 19(1) है यहाँ पे, 19(1)(a), आपकी बी, आपका सी, डी, ई, एफ और जी। एफ में क्या था आपका, संपत्ति का अधिकार था, वो तो क्या हो गया यहाँ पे, खत्म हो गया। आपका एक के अंदर क्या था, आपका एक के अंदर क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या थी आपके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये था आपका एक के अंदर। उसके बाद में क्या था, बिना हथियारों के क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, संघ बना सकते हो, बिना हथियारों के मिलना, ठीक है, बिना हथियारों के क्या कर सकते हो आप, मिल सकते हो, संगठन बना सकते हो। उसके बाद में संघ बनाना, ठीक है, यूनियन बनाना, ये सब का है 19(3) के अंदर है। उसके बाद में क्या कर सकते हो आप, कहीं पे भी घूमने जा सकते हो। उसके साथ में क्या कर सकते हो आप, कहीं पे भी निवास कर सकते हो।
और लास्ट में जी में क्या है आपका व्यापार और वाणिज्य, क्या है व्यापार और वाणिज्य आप कर सकते हो। तो आर्टिकल आपको पूरे के पूरे 19 के ध्यान रखने हैं और इस 19 के आर्टिकल के तहत क्या होगा यहाँ पे देखो फिर से देख लो। 19 ए के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बी में क्या है बिना हथियारों के आप वहां पे एक ग्रुप में मिल सकते हो और साथ में ही क्या है सी के अंदर संघ बना सकते हो, डी में घूम सकते हो, ई के अंदर क्या कर सकते हो आप कहीं पे भी निवास स्थान पे बना सकते हो। एफ क्या था आपका संपत्ति का अधिकार था जो अब क्या हो चुका है अब हट चुका है। और जी में क्या है आप व्यापार कर सकते हो कहीं पे भी। तो ये क्या है आपकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। तो आपका क्या हुआ पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें क्या जोड़ा गया आर्टिकल 19(2) जोड़ा गया जिसमें क्या किया गया कुछ युक्ति युक्त प्रबंध क्या करे यहाँ पे प्रबंधन किए गए हैं। कुछ रीजनेबल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है हम क्या कहेंगे इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उन्हें क्या किया है यहाँ पे जोड़ा गया है। इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को जोड़ा गया है और इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से क्या किया गया इन पे कुछ क्या गई है यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाई गई है कुछ स्वतंत्रता के ऊपर। तो क्या है उसके अंदर लोक व्यवस्था जैसे आपका कोर्ट की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो मनमानी है उसकी अवहेलना करना, आपका राज्य की सुरक्षा, एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टिकल 19(2) के अंदर जोड़े गए हैं। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था पहला संविधान संशोधन के तहत ये सब के सब जो चीजें हैं इन्हें ऐड यहाँ से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 1(3) में शब्द सहकारी संस्थाओं को जोड़े गए थे, आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन आपका JLO 2023 के अंदर आया है, बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपका आर्टिकल 19(1)(3) जो है गए का मतलब में शब्द अथवा सहकारी संस्थाएं जो है वो जोड़ा गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपका 96, 97, 95 और 98। क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल अगर हम देखें तो देखो क्या हुआ है 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है आपका कब हुआ है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 2011 के अंदर हुआ है। और इसमें क्या हुआ इसमें क्या है आपके 3 चेंजेस देखे गए, ठीक है। इस संविधान संशोधन से क्या है 3 चेंजेस देखे गए। एक तो क्या हुआ आपका जो 19 का एक और ग है इसमें क्या है ये सहकारी संस्थाएं जो है आपका ये शब्द जोड़ा गया। साथ में क्या है आपका आर्टिकल है 43B जो आपका कहाँ पे है DPSP जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर वहां पे एक ही सहकारी संस्था वर्ड जोड़ा गया। एक है आपका संविधान का भाग है आपका 9A, संविधान का भाग है आपका 9A, यहाँ पर भी क्या किया गया है ये शब्द जो है सहकारी संस्थाएं इनको जोड़ा गया था। अगर अब हम बात करें साथ में जो भी ऑप्शन के अंदर आपके क्या है एक्स्ट्रा यहाँ पे आर्टिकल्स देखे हैं तो देखो अगर जो आपका 96 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है नहीं उससे पहले हम बात करते हैं 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो इसकी बात करें तो ये कब हुआ है आपका 2009 के अंदर हुआ है। और इसमें क्या किया गया जो आपकी लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं SC ST और साथ में ही एंग्लो इंडियन जो सीटें हैं उनको क्या किया गया उनको यहाँ से क्या मिला गया है 2020 तक उनकी जो अवधि है इसे क्या किया गया था अवधि को बढ़ाया गया था। तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है आरक्षण की अवधि को, ठीक है। आपकी जो लोकसभा के अंदर SC ST और जो एंग्लो इंडियन की आरक्षण की अवधि है सीटों को लेकर उसको क्या है उस अवधि को बढ़ाया गया था कब तक 2020 तक आपको बढ़ाया गया था। और ये संविधान संशोधन हुआ कब है 2009 के अंदर हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ में क्या ध्यान रखना है आपका जो 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है आपका इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये किससे संबंधित है। जो आपकी भाषा है यहाँ पे उड़िया भाषा, जो उड़िया भाषा इसका नाम क्या लिखा गया है यहाँ पे इसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और इसके तहत क्या हुआ जो संविधान की अनुसूची है जो अनुसूची है आपकी 8 अनुसूची 8 है, आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या है भारत की सभी संवैधानिक भाषाओं की बात की गई है। तो अनुसूची 8 में क्या हुआ है यहाँ पे बदलाव आया क्योंकि जो उड़िया भाषा है उसे क्या माना गया है यहाँ पे उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया
ओडिया कर दिया गया है। तो आपको ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। और इसी के तहत क्या होता है, इसी के तहत ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, आपके देखो क्या लिखा गया है, मेल मिलान है यहाँ पे। एक तरफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(4), आपका आर्टिकल 18, ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इधर है आपकी सूची 2 है। सूची 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन 2 है राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवाओं में विभेद करना, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। और ऑप्शन 4 है राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के प्रति क्या हो, विशेष उपबंध हो। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन देखना है और सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कीजिए। क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या रहने वाला है? देखो, अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि आपका अनुच्छेद 14 जो है, आपका जो आर्टिकल 14 है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 यहाँ से सीधा सीधा संबंधित रहने वाला है आपका विधि के समक्ष समानता से। तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा। तो ए का 3 कहाँ है? ए का 3 तो यही है, सिर्फ डी के अंदर। तो डी क्या है? बिल्कुल सही। तो ए का 3 हो गया यहाँ पे। और साथ में अगर हम देखें तो आपका जो अनुच्छेद 18 है वो किससे संबंधित है? वो आपका जो टाइटल्स होते हैं, जो सम्मान के अतिरिक्त, जो राज्य, सेना या फिर विद्या के सम्मान के अतिरिक्त कोई टाइटल होते हैं, उनके क्या है, यहाँ पे अबॉलिशन की बात करता है। उन उपाधियों को प्रदान नहीं करा जाएगा, इसकी बात करता है। मतलब जैसे कि मान लो अगर आप सेना में हो तो आप मेजर सा अपने नाम के साथ लगा सकते हो, कैप्टन लगा सकते हो, सूबेदार, मतलब जो भी सेना की जितनी भी उपाधियां हैं वो आप यूज कर सकते हो। और जैसे कि मान लीजिए आपने पीएचडी की तो आप पीएचडी होल्डर्स क्या लगा सकते हैं अपने नाम के आगे? डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने नाम के आगे इन 2 ही आधार पे क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। आप ऐसे नहीं, मान लीजिए आप कहीं किसी रियासत के क्या हो, राजा हो या राजकुमार हो, तो आप अपने नाम के साथ में ये यूज करो कि राजकुमार ये, या फिर आप कहेंगे प्रिंस हो तो प्रिंस अपने नाम के आगे यूज करो। तो मतलब ऐसी उपाधियां आप यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे उपाधियों के अंत की बात कहाँ की गई है? 18(1) के अंदर की गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही क्या है, सी का क्या, यहाँ पे हमने देखा कि आपका डी का क्या हो गया है? 1 यहाँ पे हो गया है। अब क्या है आपका सी का, यहाँ पे बी का क्या माना जाएगा? 2 है। तो 16(3) का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे कि राज्य द्वारा निवास के आधार पर क्या होगा? सेवाओं में विभेद किया जाएगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए पुलिस भर्ती के लिए क्या होता है, आपकी एक मिनिमल हाइट की जो होती है बात की जाती है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंजेस हैं या फिर उनके जो आनुवांशिक जो चीज़ें देखी जाती है, उस वजह से क्या है, वहाँ पे नॉर्मली जो हाइट है वो एवरेज हाइट से थोड़ी कम मानी जाती है। तो उनमें जन्म स्थान, जो आपका जन्म स्थान है, जो निवास स्थान है, तो निवास स्थान के आधार पर क्या देखा जाएगा? वहाँ पे उनमें विभेद किया जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है कि कुछ उनके जो हाइट को लेके जो चेंजेस हैं, उनको क्या है वहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, उनकी हाइट, जनरली हाइट के अकॉर्डिंग उनकी कम हाइट भी क्या है वहाँ पे नियम कानून के तहत क्या होगी? बिल्कुल लीगल होगी, कानूनी रूप से सही होगी। तो राज्य क्या करेगा? निवास स्थान के आधार पर सेवाओं में क्या करेगा? विभेद करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। और 16(4) क्या बोलता है आपका कि राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या है यहाँ पे विशेष उपबंध जो है यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको सारे के सारे आर्टिकल्स आई होप कि याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से क्या हुआ, इसी तरह से आज की हमारी जो फंडामेंटल राइट की जो क्लास थी, इसमें हमने बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम क्या कर सके, मूल अधिकारों को और अच्छे से क्या कर सके, यहाँ पे समझ सके। और आई होप कि आज की क्लास में आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा, बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होगी। और इसी तरह से क्या है, आपको यहाँ पे सीखते जाना है, पढ़ते जाना है, क्योंकि देखो एक एक दिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा एग्जाम जो है वो नियर आएगा, तो हमको रिवीजन जो है उसकी जो स्पीड है उसे और बढ़ा देना है। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा ही रहने वाला है।
तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। और पॉलिटी की ज़िम्मेदारी आपके दिव्य दृष्टि क्लासेस की है, आपकी निशा मैम की है, तो आपकी पॉलिटी यहाँ से बहुत अच्छे से कवर होने वाली है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको मिला। तो इसी तरह से आप दिव्य दृष्टि क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, और साथ में ही क्या करना है, और साथ में ही आपको वीडियो को लाइक करना है। जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों के साथ में उन ग्रुप्स के अंदर आप इसे शेयर कर सकते हैं, और आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर ही निश्चित मिलेगी। थैंक यू सो मच।